अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। सबसे पहले जिक्र होगा नैब कवानीन में तरमीम का। वो नैब का इदारा जिसके ऊपर माजी में इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये इदारा लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है और किसी किस्म का कोई फेयर जो है वो एहतसाब का अमल कभी भी नहीं हुआ। तो अब इस एतराज़ को दूर किया है PTI की मौजूदा हुकूमत ने और आज वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने ये इंदिया दिया है कि नैब कवानीन के अंदर कुछ तरामीम की जा रही हैं और साथ में जो सर्विस इस्लाहात कमेटी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में काम कर रही थी, उन्होंने भी कुछ तजावीज़ पेश की जिसके तहत अब नैब के किरदार को कुछ महदूद किया जा रहा है और साथ में जो नैब अदालतें हैं जहाँ पहले नहीं था उनको ये इख्तियार कि वो ज़मानत ले सके मुल्ज़मान की, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उनको ज़मानत का इख्तियार भी दिया जा रहा है। साथ में प्री बारगेन के हवाले से भी कवानीन है, उसके अंदर भी कुछ तरामीम की जा रही हैं। इस इशू पे बात करेंगे। शो के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा पोलियो वायरस का जो बड़ी शिद्दत से सर उठा रहा है और दुनिया में दो ही मुल्क है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे ये मूजी मर्ज़ अभी भी मौजूद है और बड़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 53 केस अब तक सामने आ चुके हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में क्या ऐसे फैसले हुए हैं कि जिसके नतीजे में हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से ये मूजी मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और प्रोग्राम के आखिर से में जिक्र होगा कराची के कचरे का। अगरचे गंदगी के ढेर तो वहीं के वहीं पड़े हैं, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स वहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया था, अब वो काम अपना सही तरीके से कर तो नहीं पाए। बजाय कि गंदगी के ढेर उठाए जाते, अब इल्ज़ामात की गंदगी के ढेर अखबारात और TV स्क्रीन की जीनत बन रहे हैं। क्या ऐसे चलता रहेगा या जो कोर इशूज़ हैं कराची के वो किसी दिन हल भी हो पाएंगे? तो सबसे पहले जिक्र करते हैं नैब कवानीन में तरमीम का और हमारे साथ कराची में वीडियो लिंक पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा सर कि जो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिए आपके ख्याल में बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा एक क्रिटिसिज्म आता था कि नैब का इदारा जिसके पास बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं और ये इदारा उसका मिसयूज़ भी करता है और इस इदारे का ज़्यादातर यूज़ जो होता है पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होता है। इन इस्लाहात के बाद आप समझते हैं कि ये तासुर ख़त्म हो जाएगा? देखें, बेसिकली शिराजी साहब, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि कोई भी जो कानून या अदारा बनाया जाता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें और उसको टीचलेस कर दें, उसकी फ़ायदा ना रहे। इस वक्त देखें, एक ही अदारा है जो कि फाइनेंशियल क्राइम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और एटोनमस है, इसमें गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती है। और सेकंड बात यह है कि एटलीस्ट लोग डर रहे हैं। जब किसी अदारे के लोग बुराई कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि वो अदारा काम कर रहा है। चाहे वो आप ISI ले लें, इंडिया कितना बुरा भला कहता है ISI, इसलिए कि ISI उनको बिल्कुल ठीक तरीके से कंट्रोल करके रखता है, दुनिया में इसलिए मानी जाती है। यस, इसमें कुछ चीज़ें आई एग्री, जैसे ये बात की जा रही है कि इसमें कानून ला रहे हैं कि प्ली बारगेन का, तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ ये कह देना कि जी अगर आपको बिज़नेस कम्युनिटी को भी हम हटा देंगे और ब्यूरोक्रेट्स को भी जो वो इसमें नहीं लाएंगे नैब, तो फिर देखें दो बेसिकली क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, एक बेनिफिशरी और सेकंड ये है कि जो कोलैबोरेट करते हैं, दैट इज़ द पब्लिक ऑफिस होल्डर जो ब्यूरोक्रेट होता है। इसके ऊपर हमें कोई ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहिए कि कहीं ना कहीं चेक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को कुछ भी नहीं पता होता कानून का, लेट मी टेल यू। मुझे जो अंदाज़ा है, मैंने भी जो नोट किया, अब कानून रास्ता दिखाने वाले, सिस्टम को समझने वाले, कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाले सब पब्लिक ऑफिस होल्डर और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अगर उनको छोड़ देंगे तो फिर आप पॉलिटिशियन को क्यों पकड़ेंगे? इस चीज़ों को हमने ये वे ज़रूर असेंबली में ठीक आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। इनफैक्ट जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं वो तो किसी भी इदारे का सेक्रेटरी होता है। अगर आप उसको सारे प्रोसेस से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जो आपको लगता है तजावीज़ खुद डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की तरफ से आई हैं, ये भी बुनियादी तौर पे आपको लगता है इससे तासुर मिला है कि ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सारे प्रोसेस से उनको मुबर्रा किया जा रहा है? मे भी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी ने इन्फ्लुएंस किया हो या उनको इतनी समझ ना हो। इसको ज़रूर समझ लेना चाहिए। और अभी इस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेसी के ग्रेड 17 से लेके 22 ग्रेड तक के जो ऑफिसर्स के केसेस हैं, वो चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी खुद वो इनको हैंडल करते हैं। इसमें कोई रीजनल DG उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता। दे हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी।
और जब वहाँ से इजाज़त मिलती है तो उसके बाद केस इनिशिएट किया जाता है। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा ज़रूर कंसिडर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जब भी ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कैसे होता है, या आप अगर कोई ऐसा हेनाइस बहुत बड़ा क्राइम नहीं है तो नैब शुड राइट अ लेटर टू द एस्टैब्लिशमेंट, वो इमीडिएट एक्शन लें और फिर कोई टाइम लिमिट के अंदर बताया जी इतने केस में हम खुद एक्शन लेंगे और नैब को बताया जाएगा जी ये एक्शन लिया गया, ताकि कहीं ना कहीं ये रहे। अगर ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो जाएगा आप देखेंगे इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह जो बिजनेसमैन लेकिन जो आप चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं हारिस साहब, इनफैक्ट ये सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई है तो मेरा ख्याल में आपको लगता नहीं है कि वो चीज़ों को मेरिट पे देखेगी? अगेन वो कमेटी भी पार्लियामान के अप्रूवल से बनेगी। और माजी में हम देखें तो जो कन्विक्शन रेट है नैब का वो तो यही बताता है कि किसी तैयारी के बगैर लोगों के खिलाफ जाया जाता है और जब अदालतों में जाते हैं तो फिर चीज़ों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता इदारा। तो सवाल तो फिर ज़रूर उठते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेलाफाइडी तो है कि आपकी या तो तैयारी नहीं थी या फिर आप किसी को बदनाम करना चाह रहे थे, किसी को विक्टिमाइज़ करना चाहते थे, आपने एक बड़ा बगैर किसी तैयारी के या एक ख़ास इंटेंशन के तहत उनके खिलाफ केस खोले। देखें यहाँ पर यही मैं बात करता हूँ, आप इसको सिस्टम को इम्प्रूव करें और चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर लें कि किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं की जानी चाहिए। आप बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से, चेयरमैन नैब हैज़ टू बी अ पर्सन हुज एक्चुअली, मैं एक सबसे बड़ी तो बात ये मैं कहूँगा कि जब लॉ चेंज ही कर रहे हैं तो चेयरमैन नैब की सिलेक्शन का सिस्टम भी चेंज कर देना चाहिए। बात यह कि जब अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के चेयरमैन नैब को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का एलिमेंट आएगा। तो बेहतर ये है कि जुडिशल सिस्टम, जुडिशल कमीशन जो है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और पूरी एक टीम बनती है, जैसे आप हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए भी एक सिस्टम को चलाते हैं, ये सारे, मैं तो यहाँ तक कहूँगा इवन चेयरमैन एमडीज ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस ये और चेयरमैन ऐप सब जुडिशल सिस्टम से आए ताकि इसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट का हाथ ही ना हो। एटोनोमस अदारा है, आप मेरिट पर लेकर आए, देन ही इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन ऑन एनीवन। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब नून लीग से ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली हैं, वो साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहब आप कैसे देख रही हैं? इनिशिएटिव तो अच्छा है, माजी में तमाम जमातें ये चाह रही थी। एक तो कहा जाता था कि ये नैब का जो इदारा है भी एक डिक्टेटर का दिया हुआ इदारा है, अब उसमें तरामीम के हवाले से मुतालबे भी होते रहे हैं, तो अब एक इनिशिएटिव लिया गया है। आपके ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे इस इदारे को नॉन पोलिटिकल बनाने में मदद मिलेगी आपके ख्याल में? थैंक यू जी। बिल्कुल, देखें इस पे हमारी गलती और कोताही थी कि हमें ही कर लेना चाहिए था ये, लेकिन अब नहीं हुआ। लेकिन देखें देर आया दुरुस्त आया, शायद अब कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इस अदारे की वजह से जो गलतियाँ और कोताहियाँ और जो विक्टिमाइजेशन हो गई है उसका सदेबाप कोई हो सकेगा कि नहीं? जो जिस तरह से ये नैब कवानीन की वजह से, जिस तरह नैब के चेयरमैन साहब और उनके अदारे के बाकी लोग तमाम केसेस को लेके चल रहे हैं, तो उसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं और जो जिस तरह विक्टिमाइजेशन हो रही है और जिस तरह अदालतों से भी सर्जिश उनकी होती है और उनको डांट डपट होती है कि जी आपके पास शवायद नहीं है, कोई प्रूफ्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका क्या होगा? जिन लोगों ने सफ़र किया है, जिन लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई हैं, जिन जिन लोगों को इज़्ज़त मिली है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा तो ख्याल है कि इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया गया है। और शाइस्ता साहब, इनफैक्ट जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को, एक्स ब्यूरोक्रेट्स को और कहा यह है कि जो बिजनेसमैन है अब वो गोया के नैब के एम्बेट में नहीं आएंगे, उनको अब देखें अब सिर्फ नैब के एम्बेट में मेरा ख्याल सिर्फ सियासतदान आएगा, क्योंकि उसके अलावा तो इन्होंने देख लिया कि देखें इनकी ना अहली और ना लायकी मैं कहूँगी कि जो रही है हुकूमत की, कि किसी अदारे में, किसी दफ्तर में कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि देखें जब ब्यूरोक्रेट भी होता है, चाहे कोई अफसर हो, वो जो फैसला करता है तो अगर वो फैसला सही हो गया तो उसकी शाबाश ये ले लेंगे, हुकूमतें लेती हैं, और जो बुरा होता है उसको पकड़ के अंदर किया हुआ है नैब में, और फैसले हमेशा अच्छे या बुरे तो होते हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, अक्रॉस द बोर्ड रखें और सबके लिए रखें। ये क्या हुआ कि फिर आपने पिक एंड चूज़ कर लिया, क्योंकि अभी आपको सियासतदानों की अपनी शक्लें अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने उनको लिए तो कुछ नहीं किया, और क्योंकि आपका काम नहीं चल रहा
और आपकी जो थिंकिंग है लॉपसाइडेड और नालायकियां हैं वो उसको कंप्लाई नहीं कर रहे ब्यूरोक्रेट्स, तो आपने उनको ये लालच दिया कि तुम्हें हमने आप बाहर कर दिया, तो ये मुनासिब नहीं है। इट शुड बी फेयर, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीबडी। नॉन लीग की स्ट्रेटजी की होगी जब ये बिल जब देखिए वो तो पार्लियामेंट तमाम पूरी पार्टी बैठ के सोचेगी। आई एम नोबडी टू डिसाइड हियर कि क्या करना है। वो तो जब पार्टी बैठेगी और देखेगी और कवानीन इनको अच्छी तरह स्टडी करेगी तो फैसला करेगी। एंड अब हम कोई ऐसा फैसला इंशाल्लाह जो भी करेंगे जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा होगा वो मिल के करेंगे। सही। हारिस नवाज साहब, इनफैक्ट लगता तो ये है कि पार्टीज़ के कंसर्न्स हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को इस सारे प्रोसेस से बाहर क्यों रखा जा रहा है। और जैसे मैंने भी कहा पहले कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर तो सेक्रेटरी होते हैं। जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है, जब आप किसी सेक्रेटरी को क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे तो आप जो क्रेडिबल एविडेंस है उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। उनकी मदद और उनको प्रोसेस में शामिल किए बजाय इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए बगैर तो इन्वेस्टिगेशन बेहतर अंदाज में आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये इस्लाहात आपको लगता है कि कोई प्रोडक्टिव साबित होंगी या रादर काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगी? देखें, एक तो मुझे ये आई एम नॉट वेरी क्लियर कि ये इसमें बाकी अपोजिशन की पार्टी से इसको डिस्कस किया गया, पार्लियामेंट कमेटीज़ में इसको डिस्कस किया गया है, कहीं इससे कंसेंसस है, उनसे सजेशन ली गई हैं। अगर तो ली गई हैं और अभी एक डॉक्यूमेंट बन रहा है तो आई एम श्योर इसको डिस्कस किया जाएगा और वहाँ इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस आई से कि देखें ब्यूरोक्रेट्स को अननेसेसरी तंग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए बिकॉज दे आर द वन who interpret rules and regulations and then they are the one who guide the politicians कि ये रूल ठीक है गलत है। and all documents are signed generally by secretaries as federal secretaries। so इसलिए सब जब जो एक को साइन ही वो कर रहे हैं, yes उनको प्रोटेक्शन ये करनी जो अननेसेसरी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसके लिए एक सिस्टम कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ केस बनाने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए या थोड़े चीफ जो भी उनको आप उनको कॉन्फिडेंस में ले लें। बट द सिस्टम शुड बी इवॉल्व इन अ वे कि चेयरमैन नैब शुड इंश्योर के जो हरासमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री, लेकिन अगर फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो लेकिन हारिस साहब एक प्ली बारगेन के कानून के ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं कि लोग अरबों रुपए की करप्शन करते हैं और चंद करोड़ दे के तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो इस कानून को तो मेरे ख्याल में आपको लगता नहीं एज ए वहाँ पे आप रहे भी हैं, फाइनेंशियल क्राइम के डायरेक्टर हैं, अबॉलिश नहीं होना चाहिए? इसका तो मिस यूज़ हो रहा है बुनियादी तौर पे। अगेन नैब ने असेसमेंट करनी है, उन्होंने फिर तय करना है और लोगों को फिर आपने एक फ्री एग्जिट दे देना है। तो ये कानून भी तो मिस यूज़ नहीं हो रहा आपके ख्याल में? नहीं, देखें ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये प्ली बार्गेन के बारे में बड़ी रॉन्ग कंसेप्शन है। प्ली बार्गेन के बारे में वन कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। अगर 1 करोड़ की करप्शन की है तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि उसमें 1 लाख भी कम होगा, 1 करोड़ रुपया ही रिकवर किया जाएगा। एक तो ये बड़ी ही गलत कंसेप्शन है कि वो हम ये समझते हैं कि 1 करोड़ की करप्शन की है तो 20 लाख दे के चले जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है, पूरा पैसा आपको देना पड़ता है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्ली बारगेन में इंपॉर्टेंट है कि यू बिकम कॉन्विक्ट। उसमें आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, आप गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप लोन नहीं ले सकते हैं। देयर 101 रीज़न। हाँ, जो एक आई स्टिल से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो को वॉलंटरी रिटर्न ख़त्म किए, इसको थोड़ा सा मे बी रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट माइट इनको सोचे कि ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। होता ही है कि बिजनेसमैन ने बिज़नेस भी करना है, अगर वो प्ली बारगेन कर लेता तो उसका तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, ना बैंक लोन लेगा और वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, ख़त्म हो जाता। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था कि उसमें वो पूरा पैसा जमा करा देता था एंड देन ही कैन कंटिन्यू डूइंग हिज बिजनेस। लेकिन उसमें फ़ायदा किसको हो रहा था? वो हो रहा था पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को। जैसे ब्यूरोक्रेट से अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उनके लिए वॉलंटरी रिटर्न ख़त्म कर देनी चाहिए थी, उन्होंने एज ए होल ख़त्म कर दी। तो ये बस इसको यहाँ पर हमें ये चीज़ों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। उम्मीद हम करते हैं कि जो भी बताएंगे वो कॉन्सेंसस के साथ आएंगे, उसके नतीजे में जो एक ब्लेम आ रहा है नैब के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र होगा पोलियो वायरस का जो बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान में फिर सर उठा रहा है।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जिक्र होगा पोलियो जैसे मौलिक मर्ज़ का, और देखा ये गया है कि इस साल इस मर्ज़ के अंदर की शिद्दत नज़र आई है और सिर्फ अब तक 53 केसेस आइडेंटिफाई हुए और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और उसमें भी बन्नू और उससे मुल्हिका इलाकों में ये मर्ज़ बड़ी शिद्दत के साथ नज़र आ रहा है। और देखा यह गया नाजरीन के इब्तदाई मरहले में तो कुछ वालदैन इसके ख़िलाफ़ थे, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे थे, लेकिन हालिया दिनों में बन्नू के अंदर ताजर बिरादरी ने भी खुल्लम खुल्ला इस मुहिम की मुखालफत की, जिसके बाद हुकूमत ने भी इसका सीरियस नोटिस लिया और आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक खसूसी इजलास हुआ है जिसके अंदर कुछ अहम फैसले किए गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक के फोकल पर्सन बाबर बिन अता साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज सर जोड़ के आप बैठे हैं, सुना कि बड़ा तवील एक नशिस्त हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या फैसले जिसके बाद हम समझें कि अब पाकिस्तान पोलियो फ्री होने जा रहा है? शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका प्राइम टाइम शो है, उस पर आपने पोलियो को टाइम दिया, ये इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअली हमें इसी तरह के प्राइम टाइम स्लॉट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक मुझसे सवाल करें ना कि वो एक कौन सी चीज़ है जो पोलियो फ्री पाकिस्तान और पोलियो ज़्यादा पाकिस्तान के बीच में हाइल है, तो वो है ट्रस्ट डिफिशिएंट। वालिदैन का ट्रस्ट नहीं है इस दवाई के ऊपर, वो कहते हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे अपॉइंट किया था तो वज़ीर-ए-आज़म ने पहली ब्रीफिंग ली थी पोलियो पे 10 नवंबर 2018 को, उसके बाद ये दूसरी ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग में मैंने, क्योंकि मैं ख़ुद 9 साल मुलाजमत 8 से 9 साल मुलाजमत करता रहा हूँ पोलियो प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं। तो उस ब्रीफिंग में मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक कुछ दिखाया था और उससे मैंने उन्हें कहा था कि जी ये जो दिखाया जा रहा है कि 8 पोलियो केसेस हैं और कोई बहुत बड़ा तीर है, ये इस तरह नहीं है, और गटर के पानी में वायरस मौजूद है और ये बॉयल कर रहा है और ये प्रेशर कुकर है और ये फटेगा एक दिन और ये बहुत प्रॉब्लम बनाएगा और पैरालिसिस कॉज करेगा। मैंने ये सारी बातें वज़ीर-ए-आज़म के सामने की हैं शराई साहब, और आप लास्ट नवंबर की बात आप कर रहे हैं? जी, आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने इसी तरह बोला हूँ जिस तरह आपके साथ में बोल रहा हूँ। और आपसे एक बहुत मेरा करीबी ताल्लुक़ भी है, तो आपसे खुल के थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। अगले 5 दिन जो थे, यानी 10 नवंबर 2018 से लेके 15 नवंबर 2018 तक, वो मेरे ख्याल में अभी तक जो मैंने पोलियो पे काम किया मेरे सबसे मुश्किल थे, क्योंकि मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जो पोलियो प्रोग्राम के अंदर के ऑफिसर्स हैं, इंटरनेशनल ऑडियंसेस ने भी किया, आपने अजीब एक नेगेटिव उनको ब्रीफ दे दिया। हाँ, कि आपने नेगेटिव ब्रीफ दे दिया, इदारे के अंदर से मुखालफत। हाँ, पहले सिर्फ 5 दिन के अंदर कि जी आपने क्या कह दिया, हमने तो तीर मारा है, हमने तो चांद तारे तोड़ के नीचे ले आए हैं, बड़ी रोजी पिक्चर पेश कर दी, 8 पे आपने ग्लूमी पिक्चर पेश कर दी है, हम तो देखें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और लेकिन देखें ना, जब नीयत साफ हो तो अल्लाह फिर रास्ते निकाल देता है। सिर्फ 5 दिन बाद जो दुनिया का सबसे मोतबर तरीन इदारा है जो इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करता है पोलियो कैंपेन्स को, यानी 15 नवंबर 2018 को वो अपनी एनुअल रिपोर्ट शाया करता है पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के बारे में। उसमें वो कुछ बातें करता है, वो मैं प्राइम मिनिस्टर को दिखाई सारी, तो प्राइम मिनिस्टर मुस्कुरा भी रहे थे उस वक्त। और मैंने कहा जी, और मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर-ए-आज़म जिसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है उसका फोकल पर्सन नहीं कह रहा, दुनिया का सबसे मोतबर तरीन इदारा ये बात कर रहा है कि पिछली हुकूमत अपने आप को बेवकूफ़ बनाती रही ये कह के कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, जो उन्होंने कतईन नहीं मारा था। पोलियो प्रोग्राम जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। ये 15 नवंबर को रिपोर्ट जो पिछली 2017-18 की आई, उसमें IMB ये बातें कर रही है। सही। उन्होंने कहा कि पोलियो केसेस की कमी का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि गटर के पानी में जो वायरस मौजूद है वो मजाक उड़ा रहा है पोलियो प्रोग्राम का, और पोलियो प्रोग्राम को ये समझ नहीं आ रही कि गटर के पानी में जो वायरस मौजूद है ये लावा उबलेगा और ये केसेस आएंगे। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, अब मैं आपको शायद उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, नेस्टी बन्नू सरप्राइज, कि बन्नू डिवीजन जो है वो नेस्टी होता है, यानी एक खतरनाक, खौफनाक, और उसने कहा था कि एक सरप्राइज देने वाला है। तो IMB ने ये बात कर दी थी
ये 15 को हुआ नवंबर को, और उसके बाद पूरी की पूरी वही जो कहते थे कि ये आपने क्या, अब वो भी खामोश हो गया कि आईएमबी ने कह दिया। हज़ारों मील दूर बैठी ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट बड़ी दुरुस्त थी और यहाँ बैठे लोग जो इस प्रोग्राम को चला रहे थे वो एक रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे, लेकिन आपके इस भाई की असेसमेंट भी ठीक थी। यकीनन लेकिन बाबर, आप जो बात कर रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट की, अब इसको दूर करने के लिए माजी में भी एफर्ट्स तो बहरहाल हुए हैं, आप वैसे क्या स्ट्रेटजी आप इवॉल्व करने जा रहे हैं? शायद मैं आर्सल मुलाजमत की नहीं हुई ना, पता है क्यों नहीं हुई? याद रखना शायद साहब के दो मसले। पोलियो प्रोग्राम जो है ना, ये टेक्निकली ड्रिवन प्रोग्राम है। ये मैंने आज प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, मैंने कहा सर ये कोई डाका नहीं पड़ा ना, मैं SHO को मैंने छापामार पार्टी ले जाके मुलजिम को गिरफ्तार कर लेना है। एपिडेमोलॉजी जो है ये सालों का गंद है जो आके पड़ा है। आप 2020 में अगर मैं आपको फोकल पर्सन, अगर हम डिक्रीज नहीं ला सकते पोलियो में केसेस में, और ये मैं लाइव आपके शो पे भी कह रहा हूं, तो मैंने कहा सर फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं लायक भी हूं इस सीट पे बैठने का या नहीं। सही, क्योंकि मुझे 1 साल चाहिए एपिडेमोलॉजी को ठीक करने के लिए और नताइज के लिए 1 साल अगला चाहिए। तो अगर 2020 में कमी नहीं आती केसेस में, फिर शायद मैं मुनासिब चॉइस नहीं हूं इस पोस्ट के लिए। ये एपिडेमोलॉजी की बात है, कोई एक दिन में चेंज नहीं होती चीजें जाके। अच्छा, जो सबसे मुझे खुशी हुई जिस बात की कि एक तो मुझे वक्त दिया गया था 25 मिनट का ब्रीफिंग के लिए, मैं 45 मिनट ब्रीफिंग देता रहा, प्राइम मिनिस्टर मुझे सुनते गए और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक पॉइंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि तुम जो डायरेक्शन तुम्हारी है वो बेहतरीन डायरेक्शन है। सिर्फ एक चीज़ पे उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा कि जी मैं टीवी चैनल्स के साथ मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं, ये हमारे मुल्क के लिए, इनके पास हम जाना चाहते हैं कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करके दें, जिसमें डॉन भी हमारे साथ मिलके काम करेगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, और जो चैलेंज है इसके लिए ये लेवल कम है, आपको ज़्यादा अवेयरनेस करनी पड़ेगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के जहनों में इनग्रेव हो चुका है, वालिदैन के जहनों में, कि ये पता नहीं इस दवाई में क्या है। और फिर वो आपको पता है जो एबटाबाद ऑपरेशन में जो हुआ वो सारी चीज़ें थी। 4 शायद सब बेसिक हमने पिलर्स हैं नए पोलियो प्रोग्राम के, नए पाकिस्तान का नया पोलियो प्रोग्राम, उसके 4 पिलर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया है। पहला मैंने उनको ब्रीफिंग में कहा कि अब तक शायद साहब ये कभी दुनिया में नहीं हुआ, अब तक हम एक दवाई को बंदूक की नोक पे, यानी शायद साहब आपके सर में दर्द नहीं है, मैं पैरासिटामोल देना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं मुझे दर्द नहीं है, मैंने नहीं खानी, मैं आखिर में पुलिस वाले को बुला के कहता हूँ खिलाओ इसको। मतलब ये जबरन किस तरह आप कहोगे, मतलब आपकी फलाह का काम है। तो हमने कहा सर ये कतियन एक काला कानून है अजीब व गरीब किस्म का, प्लीज़ आप हमें इजाज़त दें कि हम आप हुक्म जारी करें तमाम ज़िलों को कि ये नहीं चलेगा नए पाकिस्तान में, जिसने नहीं पिलाना उसको कायल करो, उसको 1000 दफ़ा जाओ आर्गूमेंट के थ्रू, आर्गूमेंट उसको बात करो, समझाओ, लेकिन ये बंदूक ना इस्तेमाल करे। वो उन्होंने कर लिया। अच्छा, दूसरा शायद सबसे बड़ा मसला हमारा, हमने पोलियो प्रोग्राम को मिस इंटरप्रेट किया है बहुत ज़्यादा। हमने पोलियो प्रोग्राम को ट्रीट किया है हेपेटाइटिस की तरह, एड्स की तरह, मलेरिया की तरह। वो हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा काम है एक वायरस का खात्मा करना, दरवाजे बंद करना, चाबियां हुकूमत को दे देना और चले जाना। हम यहाँ पे सारी ज़िंदगी बैठने के लिए नहीं आए हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं और लोग हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं पोलियो रेडिकेशन के नाम पे, उनका ख्याल है कि इदारा खुला रहेगा और हमें तनख्वाहें और मराद मिलती रहेंगी और यूं ही चलता रहे। आपके ख्याल? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, तो आपने माइंड रीडिंग जैसी ऐसी नहीं, ये तो मैं आपने कहा ना, तो ये आपकी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने बड़े मोहतात होकर बात कर रहे हैं। हमने जी, आप मेरे लिए देखिए, मैं 2,60,000 हमारे ऑफिसर्स हैं, आप मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमने इसको बंद करना है। तो हमें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की तरह ना ट्रीट किया जाए। हम बीमारी के रुकाव का प्रोग्राम नहीं है, हम वायरस के खात्मे का प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट वायरस खात्मे के लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट थी कि ये जो रिएक्शन होता है सूबों ज़िलों की तरफ से पोलियो केस के आने पे, ये रिएक्शन बनता नहीं है, क्योंकि पोलियो केस का मतलब है कि आप हार गए। पोलियो केस कॉज होता है जब गटर के पानी में वायरस ट्रांसमिशन होती रही और वो आप कंट्रोल ना कर सके, तो उसके नतीजे में केस आ जाता है। और उस वक्त आप जागते हैं जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। एक्चुअली परेशान होने की जरूरत है जैसी गटर के पानी में वायरस नजर आए और वहीं उसको खत्म करें। एग्जैक्टली, ताकि केस ना आए सामने। बिल्कुल ठीक, बिकॉज वी आर एरेडिकेशन प्रोग्राम। मतलब ये तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जब तक केस नहीं आएगा तब तक हमारा हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। कमिश्नर साहब जो है वो रिलैक्स करेंगे, चाय पिएंगे, जनाब केस ही नहीं है। ये स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा फ्लॉ आपके ख्याल में? बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है, ये दूसरी पिलर है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है, कर दे। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा, पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम
कि जितनी भी फंडिंग है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है उसको खर्च करने का। अच्छा। ठीक है, ये ग्लोबल एक फिनोमेना, सिर्फ मेरा नहीं है, नाइजीरिया का भी है, अफगानिस्तान, सोमालिया, हर जगह यही है। ठीक है जी, उसकी वजह से हमने इसको ट्रीट किया एज एन ऑर्फन प्रोग्राम। आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं, आपको आज तक ये नहीं पता चलता कि ये WHO मॉनिटरिंग करती है, कि पोलियो प्रोग्राम चलाती है, यूनिसेफ क्या करती है, अक़वाम मुत्तहिदा, ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेक्स नहीं है और वो ग्लोबल एक फिनोमेना है, डोनर रिक्वायरमेंट है। चलो वो जो भी है, उसका एक देखें, उसका एक फायदा भी है। आज तक पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के ऊपर किसी ने फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन की कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, वो बाहर सी फंडिंग वो करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसकी वजह से हमने इसको एज अ ऑर्फन ट्रीट किया है। सही, इट्स यतीम सा है, मतलब ओनरशिप नहीं लिया, ओनरशिप नहीं है गवर्नमेंट की ऐसी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि सर मसला ये है कि आपको पर्सनली ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने सही वक्त पे नोटिस लिया है, क्योंकि सर्दियों के महीने में जो अक्टूबर से शुरू हो रहा है, वायरस कमज़ोर हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, मैंने कहा कि आप साल में 2 नोटिस आपने जरूर लेने, ताकि ओनरशिप नजर आए वजीर आजम की, कि वो ओन करते हैं ये हमारा बच्चों का मसला है, हमारी बीमारी है, ये कोई अमेरिका की बीमारी नहीं है। ये थर्ड पिलर है, उस पर उन्होंने फुली। चौथा भी दीजिएगा, वक्त क्योंकि खत्म है हमारे पास, हम जाने के चौथा पिलर। चौथा आपकी पसंदीदा बात है अकाउंटेबिलिटी की। वो मैं उनसे कहा कि यही जो तनख्वाहें हैं और जो मरात हैं यहाँ पे जो ऑफिसर्स डॉलर्स की सूरत में मिलती हैं, उनको इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 8-8, 10-10 साल से अगर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान पोलियो का खात्मा नहीं कर सका, तो शायद उनके जाने का वक्त आ गया, अब नए लोगों के आने का वक्त आ गया, और एक चेंज लीडरशिप जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो अफसरान हैं उनकी भी चेंज लीडरशिप का वक्त आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके साथ जुड़ा एक सवाल भी है छोटा सा, कि ये जो रिलीजियस फैक्टर है उसको आप कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि इन द नेम ऑफ रिलीजन लोगों को जो शायद साहब यही तो चक्कर है सारा, बिकॉज आप यू आर अ मीडिया पर्सन। मीडिया के लिए जब रिलीजियस बेस्ड रिफ्यूजल होता है तो वो खबर बनती है, इसलिए फ्लैश हो जाती है। इन रियलिटी 80% जो रिफ्यूजल है वो दवाई के इंग्रेडिएंट्स पे है, कि इसके अंदर है क्या आखिर। 20% रिलीजियस है। पेशावर का जो वाकया था वो हुआ एक रिलीजियस स्कूल से, लेकिन लाहौर में लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि ब्रॉड बेस्ड मिसकंसेप्शंस है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने हमें डायरेक्शंस दी हैं कि एक इंतहाई मौसर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जाए। तो वो जब मीटिंग ख़त्म हो रही थी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को आखिरी बात यही की कि सर हम चला तो देंगे, लेकिन आपने फिर नाराज़ नहीं होना कि यार टीवी पे पोलियो के अलावा कुछ चलता नहीं है। इस पर जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो 4 नुकाती नई एक स्ट्रेटजी बनाई गई वो बड़ी मौसर होगी और पाकिस्तान आने वाले दिनों में पोलियो फ्री मुल्क के तौर पर पहचाना जाएगा। इसी के साथ ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। कराची का नाम ECL में डाला जाए। भागा तो ये था, मैं तो कभी नहीं भागा। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है, इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। KMDC में लैब अटेंडेंट था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? चाइना कटिंग का सरदार था ये। पार्क बेचे हैं, ग्राउंड्स बेचे हैं इसने। उन्होंने कराची शहर की खिदमत नहीं की है, वो सिर्फ अपना फोटो सेशन करते हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज उनके पास है, ट्रांसपोर्ट उनके पास है। मेरे पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, ना अथॉरिटी है। वो इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की बेशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं हूँ, मैं कराची के एजेंडे पे हूँ। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। कराची का कचरा तो साफ़ नहीं हुआ, लेकिन इस शहर की ओनरशिप की दावेदार जमात एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ामात की हंडी है वो बीच सड़क के फोड़ कर इस गंदगी और कचरे में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पे हैं PTI के रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनफैक्ट कराची बहुत बड़ा शहर और कहते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी शाहराग है और वहाँ से बहुत बड़ा रेवन्यू भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो शहर की सूरत हाल सर नज़र आ रही है, अगरचे तमाम जमातें इस बात का दावा करती हैं कि उस शहर के मसले को हल करने जा रही हैं, लेकिन देखा जाए मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। आपके ख्याल में असल जिम्मेदार कौन इन सारे मसाइल का? अच्छा देखिए, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सीधी सीधी बात है। आप सब सहाफ़ी जानते हैं 18वीं तरमीम के बाद
सूबे की जो जिम्मेदारियां हैं वो सूबे ने ही पूरी करनी है, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद कचरा उठाना, गटर खोलना, पार्क्स बनाना, ये सारी जिम्मेदारियां सूबे के अंडर आ गई। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि बाकी सूबों के अंदर ये सारी जिम्मेदारियां मेयर के अंडर आती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने आई डोंट नो फाइनेंशियल रीजंस या क्या लालच थी जिसकी बिना के ऊपर इन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने पास रखी हैं। मतलब गटर खोलने का जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है, पानी फराहम करने का जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है, पार्क साफ करने का जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है, कचरा उठाने का जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है। तो शहर के अंदर जितनी बर्बादी आप देख रहे हैं उसकी जिम्मेदार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि किताबें ये बोलती हैं, सिस्टम ये बोलता है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से सूबा चल रहा है, जो शहर के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि 2-4 साल के अंदर शायद दुनिया के अंदर सबसे गंदा शहर जो होगा वो कराची शहर हो जाएगा, अगर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों ये शहर छोड़ दिया। हर गली में, हर कोने में आपको कचरों के ढेर मिलेंगे। जब बारिशें होती हैं तो जो बरसाती नाले हैं वो ओवरफ्लो करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब बरसाती नाले ओवरफ्लो करते हैं तो आपको बहता हुआ पानी नजर नहीं आता है, आपको बहता हुआ हजारों टन का कचरा नजर आता है कि कचरा बह रहा है, जैसे कि बारिश जो है वो पानी की बारिश नहीं हुई है, कचरे की बारिश हुई है। उसकी वजह यह कि जो हजारों टन कचरा जिसके पाइल्स लगे हुए, मतलब 2-2, 3-3 फ्लोर की हाइट्स में जमा हुआ है, वो सारा कचरा जो है ना बहना शुरू हो जाता है। कराची शहर के अंदर अंदाजन 18,000 टन जो है डेली बेसिस पर कचरा जमा होता है, और जो उठता है वो सिर्फ 6,000 टन या 7,000 टन उठता है। बाकी कचरा उठा के नालों के अंदर फेंक देते हैं, बरसाती नालों में डाल देते हैं, खाली प्लाटों के अंदर जाके डंप कर देते हैं। तो अल्लाह रहम करे हमारे शहर के ऊपर। कराची शहर वो है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है जी। लेकिन खुरम साहब, इनफैक्ट सिर्फ पीपल्स पार्टीज़ की जिम्मेदार है या जो आपकी इस वक्त इत्तेहादी MQM पाकिस्तान है, जो सूबे के अंदर बड़े तवील अर्से तक शरारत इक़्तिदार में भी रही है, उनके कोलिशन पार्टनर भी रही है और इस वक्त उसके एक अहम रुकन वहाँ पे मेयर कराची के तौर पे भी काम कर रहा है, तो आप सिर्फ एक जमात को ब्लेम करेंगे या वहाँ पे जो दूसरी बड़ी जमात है जो ओनरशिप भी लेती है कराची की, वो भी इक्वली जिम्मेदार है? नहीं सर, देखें ना कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो वो बात करेंगे जो कानून कहता है। अब मुझे क्या ज़रूरत है अगर मैं झूठ में बोलूँ कि मेयर की जिम्मेदारी है? देखें, किताबें ये कहती हैं, कानून ये कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जिम्मेदारियां हैं वो तो सारी उन्होंने, देखें ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक बना है, वो बोर्ड जो आता है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसका मेयर से कोई वास्ता नहीं है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो गटर आपके उबल रहे हैं उसका जिम्मेदार तो चीफ मिनिस्टर हैं। आवाम को कंटेमिनेटेड पानी मिल रहा है, गंदा सीवेज वाला पानी मिल रहा है, उसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोल के? खुरम साहब, हमारे साथ आपने बड़ी तवील फहरिस्त गिनवा दी इल्जामात के। हमारे साथ सिंध से सुबीर सईद गनी साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सुना कि मीटिंग से उठ के आए हैं। इनफैक्ट आप ही की तरफ सारे वो कहते हैं इल्जामात का रुख आप ही की तरफ है कि सिंध में सारे मामलात बिल्कुल खुसूस कराची के अंदर आपने अपने हाथ में जब लिए हैं, आपने जब मेयर को बेदस्तो पा कर दिया है, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि मेयर कुछ नहीं करा? आपने सारी जिम्मेदारी खुद पकड़ी हुई है, तो अब निभाएं भी सही। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो कुछ सरकारी ओहदे होते हैं जी, उनकी जिम्मेदारियां और फराइज कानून में दर्ज होते हैं। वो मेरे इख्तियार में, चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ चीज़ दे दें या किसी को कोई चीज़ दे दें। मेयर साहब ने जब 2013 के कानून के तहत इंतखाब में हिस्सा लिया तो उन्होंने यकीनन वो कानून पढ़ा। अब अगर MQM के हमारे दोस्तों को या किसी और पार्टी ये एतराज़ है कि जो इख्तियारात मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के पास हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप मुजाहरा कर लें या आप कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा दें। तरीका ये है कि असेंबली के अंदर आप अमेंडमेंट प्रपोज करें, सही, आप वहाँ पर तरामीम दें कि ये इख्तियारात इनके पास होने चाहिए। मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या अभी तक असेंबली में कोई अपोजिशन की तरफ से या खासतौर पर MQM की तरफ से ऐसी कोई तरामीम प्रपोज की गई है या नहीं की गई? अगर की गई है तो हम इस पर हमेशा ओपन रहेंगे कि कानून में तरामीम कोई भी कानून हर पे आखिर नहीं होता। इसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी, इसके अंदर बुराइयां भी होंगी। अमली तौर पर जब हम उससे इन्फोर्स करते हैं तो उसके अंदर मुश्किलात नजर आती हैं, उससे तरामीम हो सकती है, और तरामीम आए हम उसको वेलकम करेंगे।
सही साहब, आप क्योंकि बल्दियात के भी वजीर हैं, तो आपको लगता है कि जो अगर इख्तियारात के हवाले से डिमांड की जा रही तो बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं, और अगर ऐसी कोई तजावीज़ अपोजिशन लेके आती है तो पीपल्स पार्टी उनको वेलकम भी करेगी और कानून साजी भी इस हवाले से होगी? मैं ज़ाती तौर पर खुद एक मजबूत बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का हामी हूँ। सही। अब डिपेंड करता है कि ये किस किस्म की चीज़ें चाहते हैं। 2001 का जो कानून था जनरल परवेज मुशर्रफ का, उसको सिर्फ सूबा सिंध ने नहीं, पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, सबने उसको खत्म किया और हर असेंबली अपना अपना कानून लेकर आई। सही। किसी का कुछ बेहतर होगा, किसी का कम बेहतर होगा। सही। इसी तरह अब अगर मजीद इनको कुछ इस कानून में तरमीम चाहिए तो वो देकर आए, लेकिन जो मुतालबात इनके रही है माजी में, उनकी ये ख्वाहिश है कि 2001 में जो इख्तियारात नाज़िम उसमें मजीद और इजाफा करके किया जाए। तो वो सूबा सिंध तो सिर्फ नहीं कर सकता, वो तो फिर बाकी सूबों में भी जाकर आप मुतालबात करें और बनाए। लेकिन सिंध असेंबली ने जो भी कानून बनाना है, जाहिर है कि वो असेंबली का अपना इख्तियार है, तो जो मुनासिब समझे करेंगे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ दोबारा कि उस कानून में तरामीम प्रपोज करेंगे, हम मुनासिब समझेंगे, उस पर बात करेंगे इनसे, और जो बेहतर होंगे उसको मेजॉर भी करेंगे। और आपके ख्याल में जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की है मेयर कराची को लेके, तो आपको लगता है कि उस इल्ज़ामात में कुछ जान भी है, और वो जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ आपको सब्सटेंस नजर आ रहा है? वो एक दूसरे को हमसे ज्यादा जानते हैं। तो जिस तरह के मुतालबात वो कर रहे हैं, तो जो प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे आपको समझते हैं कि उनको मानना चाहिए, उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, या अगेन इसको आप पोलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ले रहे हैं? बात ये कि बगैर शवाहिद के, बगैर किसी सबूत के तो ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस बात की हिमायत करूँ कि जेल में डाल लें या पकड़ लें। जिस तरह फैसल वाउडा के पास कुछ चीज़ें थी तो वो लेकर चले गए ना नैब के पास, या उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को भिजवा दी कि ये इल्ज़ामात हैं वसीम अख्तर साहब के ऊपर, उनकी तहकीकात की थी। और अलग बात है कि वो तहकीकात उसकी नहीं कर रहे। इसी तरह अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास कुछ चीज़ें हैं या मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ कुछ चीज़ें वसीम अख्तर साहब के पास हैं, तो बेहतर तरीका ये है कि उनको फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास उसको देकर। बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब। इनफैक्ट मैं आपके पास आऊँगा, आखिरी वक्त में ये पूछना चाहूँगा प्रोग्राम के शो के आखिरी से में कि इनफैक्ट अब कहा यह जा रहा है कि अगर मेयर को इख्तियारात चाहिए, कवानीन में कोई तरमीम चाहिए, तो पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी। तो बतौर इत्तेहादी आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और आपके भी जहन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको ले कर आप पार्लियामान में जाएंगे, कौमी सूबाई असम्बली में जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सईद गनी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, वो अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन इनकी स्टेटमेंट से आज ये साबित तो आपको हो गया ना कि फॉर्मर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर इस बात को मान रहे हैं कि कराची के जो जिम्मेदार हैं, कराची की तबाही के जिम्मेदार, कराची की कचरे कूड़े के जिम्मेदार, गटर के जिम्मेदार, बरसाती नालों के जिम्मेदार जो हैं, वो उसका जो जितना फेलियर उसकी जिम्मेदारी हैं, ये इन्होंने खुद मान लिया। जब आपके सामने आपके चैनल पर ये कहा कि अगर उनके तरमीम चाहते हो तो लेकर आएँ। वो जब आप भी जानते हैं कि जब हम लेकर आएंगे तो ताकत की बुनियाद पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अलबत्ता इन्होंने जो कहा है उसको तो मैं डेफिनेटली मैं जो है वेलकम करूंगा। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सब जो है नाकाम हो चुके हैं। इन सब ने कोशिश कर ली है, जो फॉर्मर मेयर थे उन्होंने भी कोशिश की है, जो मौजूदा सिंध हुकूमत है उन्होंने भी कोशिश कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने कराची के अंदर बगैर जो है इक्तदार की, क्योंकि सूबे सिंध में हमारा इक्तदार नहीं है, बगैर किसी कोशिश के हमने एज अ क्लीन कराची कैंपेन चलाई, जिसके अंदर 70,000 टन हमने कचरा नालों से निकाल के उठा लिया है। आज हमने जो GTS पे वो सारा कचरा रखा है उसको हम वहां से उठा के लैंडफिल साइड शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो शहर के बड़े बड़े बैकलॉग कचरे के पड़े वो भी हमने स्टार्ट कर दिए। तो ये वाहिद सियासी जमात है जो कि एक सूबे में हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसने अपनी मदद आप बगैर फेडरल गवर्नमेंट के मदद के, बगैर फेडरल गवर्नमेंट के फंडिंग के उसने काम करना शुरू कर दिया है। कराची हमारा शहर है, कराची ने हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हम कराची से पीछे नहीं हट सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब के मैं मशकूर हूँ जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट कराई है क्लीन कराची के नाम से, और हमारे जितने MNAs हैं, जितने MPs हैं कराची के, वो सब इन्वॉल्व हैं। डेली बेसिस पे हम सब काम कर रहे हैं, और अपनी मदद आप जितना हम कचरा इनके लिए सिंध हुकूमत के लिए आसानी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है। एंड विल मेक श्योर, पहले तो हमने कहा था कि फला दिन में हम ख़त्म करेंगे, अब हमने इसे टारगेट बेस कर दिया है कि जब तक कराची पूरा साफ नहीं हो जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती रहेगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जवान साहब। इनफैक्ट यही एक हौसला, यही एक करेज चाहिए जिसके नतीजे में उम्मीद की जा सकती है कि कराची के जो मसाइल है वो परमानेंट बेसिस पे हल होंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।